आप सभी को स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे एएनएम के डियर कैंडिडेट हैं, अब आपके पास मात्र 1 से 2 दिन का समय है। जिनका अगर 19 का होगा तो उनके पास 2 दिन है, जिनका 17 का होगा तो बिल्कुल आपके पास समय नहीं है, कल एग्ज़ाम है। जिनके 18 का होगा उनके पास 1 दिन का समय है। तो आज का वीडियो देखिए, रात में भी मैं 8 बजे दे रहा हूँ, जहाँ पे 150-200 क्वेश्चन एक साथ करा रहा हूँ। तो कंटिन्यू लास्ट एग्ज़ाम से 1 दिन पहले तक चलेगा, आप लोग उसको ज़रूर देखें। और चलिए आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुबह 7:30 में जो चलता है, यह 100वां नंबर का वीडियो है, ठीक है। अभी तक मैं शुरू से लेकर अभी तक पिछले 4-5 महीना में 100वां वीडियो आज कर रहा हूँ। जो लोग कंटिन्यू बने हुए हैं, जो लोग बिल्कुल नहीं अपने आप को पढ़ाई से दूर किए हैं, उनके लिए काफ़ी वेस्ट विसेज है कि आप सक्सेस हों, आप मेहनत किए हैं तो। बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब सेंटर में एएनएम के कार्य क्षेत्र में कौन कौन सा कार्य समानता शामिल नहीं है। कह रहा है कि उप केंद्र में एएनएम कौन कौन से कार्य जो है कर सकती है, उसके अधीन कौन कौन सा कार्य होता है। तो देखिए, एएनसी विजिट एएनएम कर सकती है, चाइल्ड बच्चे को टीकाकरण कर सकती है, हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा दे सकती है, लेकिन क्या नहीं कर सकती है इस ऑप्शन में, तो वह माइनर सर्जिकल प्रोसीजर नहीं कर सकती है। माइनर, जब मेजर को तो बात ही छोड़ दीजिए, माइनर कर ही नहीं सकती है तो मेजर की बात ही छोड़ दीजिए। सर्जिकल प्रोसीजर यानी सर्जरी प्रक्रिया वो नहीं कर सकती है, बिल्कुल नहीं कर सकती है। जब एक स्टाफ नर्स सर्जिकल प्रोसीजर नहीं कर सकती है तो एएनएम कहाँ से करेगी, ठीक है। तो ये तीनों इसके अधिकार क्षेत्र का है, लेकिन पहला नहीं है। आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम बच्चों के पोषण सुधार पर मुख्य रूप से केंद्रित है। क्वेश्चन पूछ रहा है वह कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो बच्चों के पोषण सुधार, न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन पर आधारित है। तो वह है आईसीडीएस। आईसीडीएस पूर्ण रूप से पोषण पर आधारित एक प्रोग्राम है। टीबी कंट्रोल टीबी के नियंत्रण पर आधारित है। लेप्रोसी इराडिक्शन लेप्रोसी पर आधारित है। एड्स कंट्रोल पर आधारित है। उसी प्रकार से आईसीडीएस यह बच्चे के पोषण से और विकास से संबंधित एक प्रोग्राम है, ठीक है। आगे बढ़िए। ऐसे ही थियोरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। यदि एक गर्भवती महिला उच्च हाई रिस्क वाली है तो एएनएम का प्राथमिक कदम क्या होना चाहिए। यानी एक गर्भवती महिला है और वो हाई रिस्क में है, तो उसे एक एएनएम के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में रेफर करना चाहिए, क्योंकि हाई रिस्क वाला एएनएम की संभालने का बात नहीं होता है, तो उसे तुरंत रेफर करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आरसीएच प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आरसीएच रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, यह एक प्रजनन और बच्चे से जुड़ी हुई प्रोग्राम है। तो इसका उद्देश्य है मातृत्व और बच्चे के हेल्थ में सुधार करना, यानी माँ और बच्चे के दोनों को हेल्थ के बारे में यह प्रोग्राम काम करता है, यही मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन है कि आईयूसीडी इंसर्शन यानी इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगाने के लिए एएनएम की योग्यताएं कौन सी है। तो ट्रेनेड एएनएम द्वारा किया जा सकता है। आईयूसीडी लगाना, महिला के गर्भाशय में आईयूसीडी लगता है, तो यह ट्रेनेड एएनएम के द्वारा किया जा सकता है, इसको ध्यान रखना चाहिए। आगे है, नेशनल लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम में एएनएम की क्या भूमिका है। तो राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण प्रोग्राम में डिजीज सर्विलांस पेशेंट फॉलोअप करना चाहिए। यानी नेशनल लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम में एएनएम की भूमिका ये है कि वह रोग के ऑब्जर्व करेगी, रोग पर नज़र रखेगी, ठीक है, और पेशेंट को जो है लगातार फॉलोअप करती रहेंगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना चाहिए। आगे है, सातवां क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो मिशन इंद्रधनुष का मुख्य लक्ष्य क्या है। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य लक्ष्य है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन, सार्वभौमिक टीकाकरण बच्चे को, यह मिशन इंद्रधनुष का कार्यक्रम के अंतर्गत सारे टीकाकरण आता है। आठवां क्वेश्चन है, एएनसी विजिट के दौरान एएनएम को कौन सा टेस्ट नियमित रूप से करना चाहिए। तो एएनसी विजिट के दौरान एएनएम को कौन सा टेस्ट नियमित रूप से करना चाहिए। ब्लड प्रेशर और वेट चेक, ये 2 इम्पॉर्टेंट चेक होता है जो एएनसी विजिट के दौरान करना चाहिए एएनएम को, ठीक है ना।
9वां क्वेश्चन है, यदि कम्युनिटी में मीजल्स आउटब्रेक हो रहा हो तो एएनएम का प्राथमिक कार्य क्या होगा? तो अगर समुदाय में लगातार अगर खसरा का प्रकोप बढ़ रहा है तो एएनएम का क्या काम होना चाहिए? तो एएनएम का काम होना चाहिए इमीडिएट रिपोर्टिंग करे और बड़े पैमाने पर टीकाकरण कैंपेन शुरू करना चाहिए, ताकि आप जो है मीजल्स को रोक सके। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएनएम को फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो एएनएम को परिवार नियोजन में काउंसलिंग करते समय जो है सबसे पहले जो कपल है उनको कंट्रासेप्टिव मेथड की जानकारी दे, जैसे कंडोम, जैसे आईयूसीडी, जैसे बहुत सारे कंट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं, इन सब के बारे में जानकारी देना, ताकि दो बच्चे के बीच में अगर आपका अंतराल बढ़ेगा तो उससे जो है बच्चा आपका सुदृढ़ होगा, बच्चे को पर्याप्त न्यूट्रिशन मिलेगा और बच्चा अच्छे से वृद्धि विकास कर पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे एएनएम है, ठीक है ना, एएनएम फैमिली प्लानिंग के ऊपर जो है काउंसलिंग कर रही है, तो काउंसलिंग करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो काउंसलिंग फैमिली प्लानिंग किसी महिला या फिर कपल, इसी को हो सकता है, ठीक है, परिवार नियोजन जिसका शादी वादी हो चुका है, तो ऐसे में कपल को जो जोड़ा होता है पति पत्नी, उसको सभी प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के जानकारी देना चाहिए। ठीक है। आगे है 11 नंबर, एएनसी के दौरान एचबी हीमोग्लोबिन टेस्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो एएनसी के दौरान, एंटीनेंटल केयर के दौरान हीमोग्लोबिन का टेस्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप मैटरनल एनीमिया की पहचान कर सकते हैं, यानी जो महिला है उसके अंदर एनीमिया की स्थिति के बारे में पता कर सकते हैं, क्योंकि एचबी का ही तो टेस्ट एनीमिया में किया जाता है। ठीक है। 12 क्वेश्चन है, एएनएम द्वारा किया जाने वाला सबसे सुरक्षित कंट्रासेप्टिव कौन सा है? तो एएनएम के द्वारा जो कंट्रासेप्टिव किया जाता है उसमें सबसे सुरक्षित आईयूसीडी होता है, इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है। अगर पूछेगा आईयूसीडी का सबसे सामान्य साइड इफेक्ट क्या होता है, तो वो होता है ब्लीडिंग। ठीक है ना, ब्लीडिंग, इसका जटिलता ब्लीडिंग होता है कि उटरस में अगर ठीक ढंग से नहीं लगेगा, ठीक ढंग से फिट नहीं होगा गर्भाशय में, तो ब्लीडिंग भी हो सकता है या अपने जगह से डिसलोकेट भी हो सकता है, इधर उधर भी हो सकता है। तो इसका कॉम्प्लिकेशन पूछेगा तो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे को पोलियो वैक्सीन मिस हो गया है, यानी किसी बच्चे को पोलियो वैक्सीन लगना मिस हो गया है, तो एएनएम का प्राथमिक कदम क्या होना चाहिए? तो कैचअप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, यानी जो लगातार चल रहा है समय बाय समय, उस कैचअप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का फॉलो करना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे है 14 नंबर, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में एएनएम की भूमिका क्या है? यानी किसी भी प्रोग्राम में अगर एएनएम की भूमिका पूछे तो उससे जुड़ी हुई बातों में हम भूमिका बताते हैं। तो जैसे एड्स के बारे में पूछ रहा है तो एड्स में एएनएम क्या कर सकती है प्रोग्राम में? तो एचआईवी के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाएगी कि यह कैसे होता है, क्यों होता है तो कैसे बचे। ठीक है ना। साथ में काउंसलिंग कर सकती है जो पेशेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर है, आरसीएच प्रोग्राम में सेफ मदरहुड इनिशिएटिव का मुख्य फोकस क्या है? यानी आरसीएच प्रोग्राम जो प्रजनन और बच्चा दोनों के ऊपर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई एक प्रोग्राम है, तो इसमें सुरक्षित मातृत्व इनिशिएटिव, इसकी शुरुआत का मुख्य फोकस क्या होता है? एएनसी विजिट और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। सेफ मदरहुड का मतलब होता है कि जो माँ बनने वाली महिला है, गर्भवती है, उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए डिलीवरी के समय, गर्भवती के समय। तो इसके लिए एएनसी विजिट लगातार चेकअप होता है, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी संस्थागत प्रसव होने से, अस्पताल में प्रसव कराने से महिला सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी। ठीक है, इसको ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़िए। 60 नंबर का क्वेश्चन है, एएनएम को हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी इंडिकेटर सबसे पहले देखनी चाहिए? यानी एक एएनएम है, उसको ये तय करना है कि कौन हाई रिस्क के कैटेगरी में है, कौन सी महिला। तो इसके लिए क्या करेगी? सबसे पहले क्या देखना चाहिए? तो महिला का एज देखना चाहिए, मैटरनल एज देखना चाहिए, पैरिटी देखना चाहिए, और महिला के अंदर बीपी चेक करना चाहिए। अगर बीपी बढ़ा हुआ हो, ठीक है ना, अगर बीपी बढ़ा हुआ हो, महिला का एज अगर ज़्यादा हो और इस समय प्रेगनेंसी हो, तो यह हाई रिस्क में आता है। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए, और हाई रिस्क में ज़्यादा जटिलता होने की संभावना होती है। ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, नेशनल मलेरिया इराडिक्शन प्रोग्राम में एएनएम की भूमिका क्या हो सकती है? तो वही चीज़ें हैं, देखिए, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, सीधा
अगर मुझसे यहाँ पे पूछ रहा है मलेरिया में एएनएम की भूमिका, तो मलेरिया के तौर पर सोचेंगे। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन में क्या क्या दिया है, समझ गए ना ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ओनली पेशेंट ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, सर्जरी। तो सबसे पहले समझिए मलेरिया में सर्जरी होता है, गलत। ठीक है, ओनली पेशेंट ट्रीटमेंट, गलत। सिर्फ मरीज को ही देखना नहीं, क्योंकि मलेरिया को आपको रोकथाम करना भी जरूरी है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से पहले आपको पेशेंट मैनेजमेंट देखना होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। बचा हमारा एक ही कि मस्कीटो ब्लीडिंग साइट सर्वे एंड स्प्रे कंपेगन, यानी जहाँ से मस्कीटो काट रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, उस साइट का सर्वे करे, स्प्रे करे। ठीक है, जिससे जो मस्कीटो मच्छर है वो सब नष्ट होगा और मलेरिया की संभावना कमेगा। तो जैसा क्वेश्चन वैसा सोचिए, बस यही मैं कहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सब सेंटर में एएनएम द्वारा नियोनेंटल केयर में कौन सा कार्य समान है, यानी उप केंद्र में जो नवजात बच्चे होते हैं उसके देखभाल में कौन सा काम किया जाता है एएनएम के द्वारा। तो एएनएम के द्वारा मेजर सर्जरी, गलत। एडवांस डायग्नोस्टिक, गलत, सब सेंटर पर एडवांस नहीं होता है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, गलत, वहाँ पे तो 2-3 स्टाफ ही होता है, तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कहाँ से होगा। ठीक है, तो सब सेंटर में एएनएम के द्वारा जो काम किया जाएगा नवजात बच्चे के लिए वह होगा ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग। माँ को ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग के बारे में जानकारी देना कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, कब कब कराना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। देखिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, क्वेश्चन सोचने वाला पूछेगा कि आप कितना सोच सकती हैं क्वेश्चन के बारे में। और क्वेश्चन थ्योरिकल सोचने वाला होता है, वो हार्ड नहीं होता है। वो कितना आप सोच सक हार्ड जो होता है वो एक लाइन वाला ही होता है, कि आपसे अगर पूछ देगा कि ये फलाना कब हुआ, किस ईस्वी में हुआ, क्या है, तो उस सब हार्ड होता है। ठीक है, नहीं याद होगा तो नहीं बनेगा। लेकिन ये जो थियोरिकल होता है सोच के आप आराम से बना सकती हैं, 2 घंटे के समय है, ओनली 60 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। मिशन इंद्रधनुष कंपेगन का समय बाउंड टारगेट क्या है, यानी जब मिशन इंद्रधनुष शुरू होता है तो उस समय बाउंड टारगेट क्या होता है। तो बाउंड टारगेट का मतलब होता है ऑल चिल्ड्रेन जो 5 वर्ष से कम हो, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन विद इन 4 ईयर, यानी 5 वर्ष से कम हो सभी बच्चे, और 4 जो साल होता है इसके अंदर के सभी बच्चों को जो है क्या करना, टीकाकरण करना। यही बाउंड टारगेट होता है कि आप टारगेट करते हैं इस ग्रुप के सभी बच्चों को टीकाकरण करना है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है, एएनएम को कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन देते समय सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए, यानी एक एएनएम के तौर पर समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं, तो देते समय सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए, कम्युनिटी सर्वे और अवेयरनेस नीड असेसमेंट, यानी समुदाय में सर्वे करें। आप जहाँ जा रहे हैं हेल्थ एजुकेशन, आप सर्वे करें कि किस चीज़ पर, किस टॉपिक पर ज़रूरत है देना। दूसरी चीज़ है जागरूकता ज़रूरी है, इसका आकलन करें कि जागरूकता ज़रूरी है लोगों में या नहीं, इसका भी आकलन आपको करना चाहिए। क्योंकि आप जाएंगे और वहाँ पे आपको टॉपिक पता ही नहीं है कि यहाँ पे किस गड़बड़ी है, क्या चीज़ की कमी है, तो आप कैसे जो है उस पर जो है आप लोगों को हेल्थ एजुकेशन देंगे। बात समझ गए ना, हेल्थ एजुकेशन के लिए कोई ना कोई टॉपिक होनी चाहिए। सब सेंटर में एएनएम द्वारा एएनसी विजिट के दौरान सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, यानी उप केंद्र पर एएनएम द्वारा अगर कोई महिला आती है एएनसी विजिट में, तो उससे सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए एएनएम का, तो ब्लड प्रेशर और यूरिन टेस्ट करें। ठीक है ना, यूरिन टेस्ट से एचसीजी की मात्रा मिलती है और ब्लड प्रेशर से बीपी का पता चलता है कि महिला में बीपी का समस्या है या नहीं है। ठीक है, 22 क्वेश्चन है, नियोनेंटल लेप्रोसी इराडेक्शन प्रोग्राम में नेशनल लेप्रोसी इराडेक्शन प्रोग्राम में अर्ली डिटेक्शन के लिए एएनएम को क्या करना चाहिए, यानी राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में पहले ही कुष्ठ रोगों को डिटेक्ट करने के लिए एएनएम को क्या करना चाहिए, तो एएनएम को स्किन एग्जामिनेशन और सस्पेक्टेड केस को रेफर करना चाहिए। देखिए कुष्ठ रोग जो होता है उसमें घाव टाइप से भी बन जाता है स्किन पर, तो उस स्किन का परीक्षण करें और जो भी सस्पेक्टेड, जो भी संदिग्ध केस लगे उसे आगे रेफर करना चाहिए स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर है, एएनएम के लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी हॉस्पिटल में डिलीवरी हो इसमें नर्स की जिम्मेदारियां क्या है, तो जिम्मेदारियां यही है कि लेबर मॉनिटरिंग करे और न्यू बॉर्न का केयर करे। एएनएम को जो लेबर होता है, प्रसव होता है, उसका मॉनिटरिंग करे और नवजात बच्चे को देखभाल करे। यह जो है जिम्मेदारी होती है जब बच्चा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी महिला का हॉस्पिटल में जब डिलीवरी होता है तब।
24 नंबर का क्वेश्चन है, फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग में एएनएम को कौन सी बात सबसे पहले डिस्कस करनी चाहिए। तो फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग में सबसे पहले एएनएम को जो है डिस्कस करनी चाहिए कपल के रिप्रोडक्टिव चॉइस एंड मेथड ऑप्शन, यानी जो जोड़ा है उनसे पूछना चाहिए कि आप किस रिप्रोडक्टिव चॉइस, कौन सा गर्भ निरोधक साधन चूज करेंगे, पसंद करेंगे लेना, क्या कंडोम या फिर आईयूसीडी या फिर कंट्रासेप्टिव पिल्स या फिर सर्जरी, आप क्या चॉइस करते हैं, कौन सा मेथड। यह जो है उनसे बातचीत करके डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। ज़बरदस्ती कोई भी काम नहीं थोपना चाहिए सामने वाले पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 है, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में डॉट्स स्ट्रेटजी का एएनएम से क्या संबंध है। तो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में डॉट्स स्ट्रेटजी का एएनएम से संबंध ये है कि डायरेक्टली ऑब्जर्व पेशेंट टेकिंग एंटी टीबी ड्रग, यानी नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में डॉट्स स्ट्रेटजी से एएनएम का संबंध ये है कि डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स इसका नाम ही है। एएनएम के सामने डायरेक्ट जो है मरीज को दवा दिया जाता है और एएनएम को चाहिए कि मरीज को भी उनके सामने दवाई ले और तभी जो है उसे आगे बाहर जाने दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि सब सेंटर उप केंद्र में एएनएम को विटामिन ए सप्लीमेंटेशन देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विटामिन ए सप्लीमेंट क्यों दिया जाता है। चाइल्ड विजन, बच्चे के विजन, दृष्टि और इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए जो है विटामिन ए जो है दिया जाता है, बात समझ लीजिए। आगे बढ़िए। 27 नंबर का क्वेश्चन है, आरसीएच प्रोग्राम में एडोलेसेंट हेल्थ इनिशिएटिव में एएनएम की क्या भूमिका है। एडोलेसेंट मतलब होता है किशोरावस्था, तो किशोरावस्था स्वास्थ्य में शुरुआती में एएनएम की भूमिका क्या होती है, हेल्थ एजुकेशन देना और काउंसलिंग देना। किसी भी प्रोग्राम में चाहे नर्स हो या एएनएम हो, मस्ट काम होता है कि उस पर जो है आपका हेल्थ एजुकेशन देना और काउंसलिंग करना, यह भूमिका दो महत्वपूर्ण भूमिका सबसे फर्स्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के बाद एएनएम का इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए। मान गए एक एएनएम है, वो महिला को डिटेक्ट कर ली, पहचान ली कि हाँ ये महिला हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर है, तो एएनएम को क्या करना चाहिए, इमीडिएट एक्शन, तत्काल कामों में क्या करना चाहिए। तो रिफरल टू हायर हेल्थ फैसिलिटी, जैसे ही पता चल जाए एएनएम को कि हाँ ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के कैटेगरी की महिला है, तो तुरंत उसे हायर सेंटर रेफर कर देना चाहिए, बात समझ गए, क्योंकि वहाँ रखने से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। 29 क्वेश्चन है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार बीसीजी वैक्सीन किस एज में दी जाती है। तो राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार जो बीसीजी का वैक्सीन है वह जन्म के समय दिया जाता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है और 30वां नंबर का क्वेश्चन है कि एएनएम द्वारा कम्युनिटी समुदाय में सर्वे करते समय सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। यानी कम्युनिटी समुदाय में एएनएम विजिट कर रही है, ठीक है, सर्वे कर रही है, तो सबसे पहला स्टेप एएनएम का क्या होगा सर्वे में। तो सबसे पहला स्टेप होता है लोकल पॉपुलेशन मैपिंग करे कि कितना जनसंख्या है लोकल में, और हेल्थ नीड असेसमेंट करे और स्वास्थ्य के ज़रूरत के हिसाब से आकलन करे, ठीक है, मूल्यांकन करे कि क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है इस समुदाय में लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये 30 नंबर का रहा क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन आप लोग को पता है मैंने टोटल 30 क्वेश्चन एमसीक्यू के तौर पर आप लोग के लिए लाया हूँ। आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।